बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग CS609 आज हम इस सीरीज का आगाज कर रहे हैं और इस सीरीज में आप सबका वेलकम करता हूं। इस सीरीज का आगाज करने से पहले मैं आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं, तो आप लाजमी देखिएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसका एडिशन जो है वो 3rd है और इसकी लास्ट अपडेट जो डेट है ना वो है 20 अप्रैल 2023। तो ये जो हैंडआउट्स है ये मैंने खुद बनाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको कंपाइल, अपडेट और ऑर्गेनाइज जो मैंने किया है मैंने खुद किया है और इसकी जो डेट है यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी और इसके अलावा यहाँ पे भी मेंशन है। तो आप जब भी ये इसको डाउनलोड कीजिएगा या जहां से भी लीजिएगा ये देख लीजिएगा इसकी डेट 20 अप्रैल 2023 होनी चाहिए और एडिशन जो है 3rd होना चाहिए। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा होगा कि आप इसके एंड पे जाके जो जो चेंजेस इसमें हमने किए हैं आप जाके इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। तो इसका एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चेंजेस इसमें किए हैं यहाँ पे मैंने सारी मेंशन कर दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर आपको इसमें कोई भी इशू ना लगता है, कोई भी एरर लगती है तो आप इस पे कांटेक्ट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं ये बात आपको बताता चलूं कि ये जो हैंडआउट है ना ये यूनिवर्सिटी ने इस तरह से प्रोवाइड नहीं किए हैं, बल्कि मैंने इनको ऑर्गेनाइज किए, इसमें कलर किए, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह है, ये सब मैंने किए है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे उन्होंने कोई भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करके नहीं दी है। अब यहाँ पे मैंने इनके टेबल ऑफ कंटेंट भी प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे आप देखेंगे वीक नंबर 1 से इसमें जो है टॉपिक 1 से लेके 12 तक है। इसी तरह आपको बाकी जो है वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको बुक मार्क किया, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये उस पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे अगर मैं वीक 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उस पेज के ऊपर ले जाएगा। इसी तरह जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया, तो आप यहाँ पे जिस टॉपिक पे जाना चाहिए जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये उस पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे मैं लेक्चर 12 पे जाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगी ये मुझे उसके ऊपर ले जाएगा। इस सीरीज का हम बाकायदा आगाज लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह मैंने उनको भी हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जैसे ही आपका माउस आएगा तो यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हो कि MCQ फॉर्मेटम है और यहाँ पे जो MCQ पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने MCQ की स्टेटमेंट है वो भी डाल दी और उसके बाद जो उसका आंसर है वो भी हाईलाइट करके बता दिया है और साथ में मैंने उसके बोल्ड करके आंसर लिख दिया है। ये मैंने यहाँ पे इस तरह करके कुछ नोट डाल दिए जो आपको ये वाला विजिबल हो रहा है 1 के साथ, यानी इसका मतलब है कि इस लाइन में कहीं ना कहीं इसका आंसर है। अब यहाँ पे इसी तरह मैंने ये कमेंट भी डाले हो, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो ये शो कर देगा। यहाँ पे आप MCQ दे सकते हैं, MCQ फॉर्मेटम है और यहाँ पे जो पूरी स्टेटमेंट मैंने वो भी बता दिया है और उसके बाद जो उसका आंसर है जैसे यहाँ पे 255 आंसर है और वो मैंने साथ में ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि आंसर। लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग है आपको हो सकता है आप डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउजर या कोई और PDF एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मेटिंग यूज़ ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये करना है तो आप Adobe Acrobat रीडर है उसको यूज करें तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही फॉर्मेटिंग शो करेगा। मैं इन हैंडआउट्स का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शन शो होंगे तो आपने यहाँ पे आ जाना ओपन विद। अगर आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है ना तो यहाँ पे भी इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी शो होती है। तो अगर आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है तो ये यूज करें। तो जब मैं इसको मोजिला फायरफॉक्स पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे मैं इसकी जरा फॉर्मेटिंग आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मोजिला फायरफॉक्स में आपको कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग शो होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डेट, टाइम और इस तरह जो पूरी MCQ स्टेटमेंट है वो आपको शो करवा देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कमेंट की ये भी फॉर्मेटिंग को बिल्कुल वैसे ही अप्लाई हो रही है। तो अगर आप सबसे पहले तो Adobe रीडर को यूज़ करें, अगर वो नहीं है तो आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ करें, अगर वो भी नहीं है तो आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो यहाँ पे आप ओपन विद में आए, गूगल क्रोम के ऊपर आप अप्लाई करें। अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो यहाँ पे अप्लाई करें। मैं यहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग चेक करवा देता हूँ। गूगल क्रोम में आपको ये फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से अप्लाई करके दिखाएगा। तो आप इसके ऊपर जैसे ही आएंगे आपका माउस आएगा तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा जो भी MCQs होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपको पूरी स्टेटमेंट जो है वो शो करवा रहे हैं। तो जहाँ पे इस तरह से कोई लाइन हाईलाइट की हुई है, यहाँ पे आपको इस तरह का कोई नोट नजर आए तो इसके ऊपर आप लाजमी क्लिक कीजिएगा। टॉपिक 1 में देख ले तो यहाँ पे जो है ना सॉफ्टवेयर की 2 मेन किस्में हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना ये सिस्टम के रिलेटेड या इसके रिसोर्सेज वगैरह को मैनेज करता है। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये जो एप्लीकेशन कुछ होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इसी तरह कोई वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। हम ये पढ़ रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फीचर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना जो भी आपकी सिस्टम की मेमोरी होती है ना उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे इसका मैंने MCQ भी शो कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा। सेकंड नंबर पे फाइल सिस्टम। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो फाइल सिस्टम होते हैं ना उनको हायरार्किकल फॉर्म में जो है अपने पास स्टोर रखता है। और इसके बाद जो इसकी लार्ज फाइल नेम होते हैं ना यहाँ पे ये 255 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये MCQ भी आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये MCQ होगा, इसका आंसर जो है वो 255 होगा। थर्ड नंबर पे प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर जो सिस्टम होते हैं ना उनको भी सपोर्ट करता है। फोर्थ पे रिसोर्स नेमिंग और लोकेशन। जो भी आपके सॉफ्टवेयर के जो भी प्रोसेसर या डिवाइसेस होते हैं ना उनको ये ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और वहाँ पे उनको ये यूनिक नेम है असाइन कर देता है जिससे ये आइडेंटिफाई, लोकेट और एक्सेस किए जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो टास्क होता है एट द सेम टाइम परफॉर्म
किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि जो एक ही टास्क होता है, अगर वो डिफरेंट प्रोसेसर से होकर वो होता है कंप्लीट होना होता है ना, तो वहाँ पे जो प्रोसेसर होता है ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन करता है कि आपकी जो फाइल है या फोल्डर वगैरह है या कोई और डाटा है तो उनको कोई एक्सेस ना कर सके। टॉपिक नंबर 2 की बात करें, विंडो एवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो विंडो होता है ये बहुत सारे वर्जन में आती है, तो टाइम के साथ साथ विंडो के न्यू वर्जन आते रहते हैं। तो असल में वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो विंडो में होता है न्यू एपीआई है ना उनको ऐड किया जा रहा होता है और इस तरह उनकी फंक्शनिंग जो होती है ना वो इंप्रूव की जा रही होती है। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट वगैरह की जाती है वो कुछ इस तरह से होती है, स्केलेबिलिटी है, यानी विंडो जो होता है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीसी के ऊपर या कंपनी के सर्वर के ऊपर, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर, मोबाइल वगैरह के ऊपर भी रन कर सके। तो इसी तरह जो परफॉर्मेंस होते हैं ना प्रीवियस वर्जन के मुकाबले जो न्यू वर्जन होते हैं ना उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। और इंटीग्रेशन में ये होता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज होते हैं जैसे वेब सर्विसेज हो गई, .NET टेक्नोलॉजी हो गई या मल्टी मीडिया वगैरह हो गई, वहाँ पे उनके साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट होकर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। और इसके साथ जो ईज ऑफ यूज भी करता है, यानी कि जो न्यू वर्जन आता है ना विंडोज का तो वो पहले से ज्यादा इजी यूज करने में होता है। और इनहेंस्ड एपीआई में क्या होता है कि जो एपीआई होते हैं वो पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्म करने लगती है। जैसे फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करने की, तो जैसे ही न्यू वर्जन आता है तो वहाँ पे पहले से ज्यादा वो एपीआई बेटर परफॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पे इस जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि जो कि विंडोज से पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ऑफर किया था, तो इसका जो आंसर है वो है डॉस। और अगर डॉस की बात करें तो इसका मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर यहाँ पे सेकंड एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि डॉस ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है कमांड लाइन। तो मैंने इनको डिफरेंट काइंड ऑफ जो कलर है वो किए ताकि आपको आइडिया हो कि ये एक दूसरे से डिफरेंट चीजें ये। तो यहाँ पे विंडो की हिस्ट्री के बारे में बताया कि जैसे 1990 में क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 95, 97, 98 वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके बाद जो विंडो एनटी आ गई थी और उसके बाद जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो सर्वर 2008 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लॉन्च कर दिया था। और इसके बाद जो है ना इसने विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, 8 और इस तरह विंडो 10 और उसके बाद विंडो 11 इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी। तो यहाँ पे अब टॉपिक 3 को देख लेते हैं, विंडो मार्केट रोल। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो विंडोज के होते हैं ना बहुत सारे कंपेटिटर हैं जिसमें यूनिक्स है, लिनक्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, लेकिन जो विंडो है ना इसकी जो है मार्केट में एक यूनिक पोजीशन है। ऑलमोस्ट जो 90% पीसी वो इंटेल प्रोसेसर होता है और उसमें ज्यादातर और वहाँ पे विंडोज एज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है। और अगर बात करें विंडो की तो यहाँ पे 80% जो शेयर होता है ना ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होती है ना ये शेयर कैप्चर कर रही है। सो यहाँ पे ज्यादातर जो एमसीक्यूज आता है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो विंडो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट क्यों कर रही है, क्योंकि इसका जो यूजर इंटरफेस होता है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा यूजर फ्रेंडली GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसे अगर बात करें मैक की बात करें, लिनक्स की या यूनिक्स की, तो वहाँ पे आपको ज्यादातर जो है वो कमांड के थ्रू काम करना पड़ता है, तो वो हर आम यूजर के लिए वो इतना इजी नहीं होता। जबकि विंडोज जो होता है ना यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको जो वर्किंग होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। टॉपिक 4 स्टार्ट कर लेते तो सबसे पहले जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, यानी कि उनको कोई भी बंदा यूज कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और उनको आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ओरिजिनल राइट के साथ, यानी कि उनके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे ओपन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो सब लोगों को पता होगा वो होगा VLC मीडिया प्लेयर। तो आप इसकी जो सोर्स कोडिंग है वो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओरिजिनल राइट के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसी तरह मोजिला फायरफॉक्स है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसके लिए आपको फायरफॉक्स का अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, आपने इसको यूज करना है या इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए आपको फायरफॉक्स से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपने VLC का कोड है इसको भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है या खुद यूज करना है तो VLC की जो कंपनी है ना उससे इजाजत लेने की यानी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऑपोजिट जो होता है ना वो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको जो लाइसेंस की जरूरत होती है। इसकी जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल हो सकती है वो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज 11 हो गया, विंडोज 10 हो गया। तो आप इनको यूज करने के लिए आपको इनका लाइसेंस चाहिए होगा, यानी कि आपको इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज वो पूछते हैं वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल कौन से, तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है वो विंडोज OS है। यानी क्लोज इस सेंस में ना कि आप इनकी जब तक पेमेंट नहीं करेंगे यानी कि इनसे परमिशन नहीं लेंगे तो आप इनको यूज नहीं कर सकते या आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और एमसीक्यू जो पूछते हैं वो ये होता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है उसकी जो कोडिंग वगैरह होती है वो एक ही कंपनी मैनेज करती है, यानी कि एक ही जो सिंगल वेंडर होता है ना उसको मैनेज कर रहा होता है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ना तो यहाँ पे उसको जो एक ही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज कर रही होगी। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि उसको बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उसका सोर्स कोड डाउनलोड करके उसको दोबारा से उसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करके भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ विंडो बताई गई है कि ये जो नॉन विंडो कंपोनेंट होते हैं ना उनके साथ भी वर्क करता है, यानी कि विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी चीजें या हार्डवेयर वगैरह नहीं होती ना उनके साथ भी ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल ये है कि ये जो स्टैंडर्ड C या C++ जो लाइब्रेरीज होते हैं ना उनको भी सपोर्ट करता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी लैंग्वेजेस नहीं है लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट करता है। इसी तरह इसके एक और एग्जाम्पल है सॉकेट है, जो यहाँ पे जो कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे के कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं वो सॉकेट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज आता है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सॉकेट ऑन एंड पॉइंट
इज रिक्वायर्ड ऑन लीव। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा टू प्रोसेसेस कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क, इसका ये आंसर होगा। मैंने इनको बोल्ड भी कर दिया है। टॉपिक नंबर 5 देख लेते हैं, विंडोज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, इसके बाद थ्रेड हो गए, मेमोरी हो गए, पाइप्स हो गए, DLL फाइल वगैरह हो गई, इन सबको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट आप जो रियल लाइफ में ले ले, जैसे ऑब्जेक्ट हो गए, चेयर हो गई, टेबल हो गए, इसी तरह इनको भी एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। और इनको आइडेंटिफाई रेफरेंस जो किया जाता है ना, किसी हैंडल के थ्रू किया जाता है। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें, अगर एक एप्लीकेशन है ना, उसने किसी विंडो का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उसने एक्सेस करना है, तो उसको वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि क्या करेगा कि हैंडल के थ्रू उसको एक्सेस करेगा। आप इसको सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो जैसे आप एक कमरे में जाना चाहते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि दरवाजे के ऊपर हैंडल लगा होता है। तो अगर आपने कमरे के अंदर जाना है तो आप दरवाजे को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, बल्कि किस चीज को यूज करेंगे, हैंडल को यूज करेंगे। तो ऐसे ही होगा, जो एप्लीकेशन होगी ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, आपने उसको एक्सेस करना है तो डायरेक्ट जाकर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि विंडो ने एक उसका मैकेनिज्म बनाया होगा, आपको एक हैंडल है वो रिटर्न किया जाएगा और आप उस हैंडल को यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कमरे में अगर आपने दाखिला होना है तो दरवाजे के ऊपर हैंडल, आप उसको ही एक्सेस करेंगे, फिर दरवाजा ओपन होगा। तो ऐसे ही जब तक उसका हैंडल नहीं होगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और अगर कोई ऐसी कोशिश की जाती है ना कि आप उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे विंडो जो होते हैं ना, वो एक अप्रोप्रिएट जो एक्सेप्शन होते हैं ना, वो थ्रो कर देगी, यानी कि आपको कह देगी कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो इनको एक्सेस करने का जो होता है ना मैकेनिज्म, वो होता है कि विंडो ने उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ APIs प्रोवाइड की हुई हैं। अब API की बात करें तो उनको एक्सेस करने का तरीका होता है कि आप उनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी API की बात करें तो उसके साथ बहुत ही लॉन्ग लिस्ट जो पैरामीटर है उसके साथ एसोसिएट की जा सकती है, जिसमें से हर पैरामीटर की अपनी एक खासियत होती है। लेकिन जब हम कोई खास ऑपरेशन करते हैं ना, कोई भी ऑपरेशन, तो उसके लिए हमें सिर्फ कुछ ही पैरामीटर जो होते हैं ना वो रिक्वायर होते हैं। जैसे अगर मैं इस फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ तो इसके लिए सिर्फ कुछ ही पैरामीटर जो होंगे वो रिक्वायर होंगे, यानी कि स्पेसिफाई किए जाएंगे। अब अगर API की बात करें तो विंडोज़ में बहुत ज़्यादा APIs है, यानी कि इनके कन्वीनियंट यूज़ करने के लिए विंडोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा APIs हैं। जैसे अगर मैं आपको ये फाइल के लिए दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितनी APIs है, कट है, कॉपी है, क्रिएट, शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे ओपन है और ओपन विद है। इस तरह बहुत सारी ये जो है ये तो एप्लीकेशन के, लेकिन जो विंडोज़ की अपनी APIs हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ओवरऑल विंडोज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा APIs हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेटम है और यहाँ पे है राइट द प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स नेम। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने लाजमी देखना है। तो प्री डिफाइंड डाटा टाइप जो है ये कुछ इस तरह की है, बूल है, हैंडल है, LPT, STR है और DWORD है। तो यहाँ पे सबसे पहले बूल की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्टोर होते हैं ना, सिंगल लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करती है। जैसे बूल, आपको बुलियन का पता होगा कि या तो ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है। कैसे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आर यू मेल, तो इसका आंसर होगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके दो के अलावा कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह जो हैंडल होता है ये हैंडल फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी हमने ऑब्जेक्ट देखा था, जैसे रियल लाइफ में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चेयर हो ये भी ऑब्जेक्ट है, टेबल है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह जो विंडोज के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको एक्सेस करने के लिए आप एक हैंडल को यूज करते हैं। LPT, STR एक स्ट्रिंग पॉइंटर होता है। और इसी तरह अगर बात करें DWORD की तो यहाँ 32 बिट अनसाइंड इंटीजर होती है। अब यहाँ पे एक और ही हमारे पास MCQs है। MCQs में भी क्या पूछते हैं कि DWORD डाटा टाइप रिप्रेजेंट, तो इसका जो आंसर होगा 32 बिट अनसाइंड इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आपने ये 4-5 चीजों को लाजमी तौर पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो विंडो डाटा टाइप होते हैं ना, यहाँ पे ये पॉइंटर ऑपरेटर होता है, इसको अवॉइड कर देते हैं। अब इसके बाद होते हैं सम प्रीफिक्स जो होते हैं ना लेटर, यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर यहाँ बात करें एग्जांपल, तो यहाँ पे देखें LPSZ और यहाँ पे उसके बाद फाइल नेम। फाइल नेम कोई भी हो सकता है, जैसे हम जस्ट सपोज कर लेते हैं कॉलेज है फाइल नेम, तो यहाँ पे उसके पहले अगर आ जाते हैं LPSZ और कॉलेज, तो यहाँ पे LPSZ है ना, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हंगरियन नोटेशन को हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है लॉन्ग पॉइंटर टू जीरो टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, यानी उसका जो एब्रीविएशन यूज किया गया लॉन्ग पॉइंटर टू जीरो टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। तो इस तरह करके जो हंगरियन नोटेशन है उसको स्टार्ट में यूज किया जाता है, यानी किसी भी फाइल नेम से पहले यूज किया जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि किस चीज को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद है windows.h होते हैं, ये एक हेडर फाइल होती है। आपको हेडर फाइल का पता है, आपने C++ पढ़ी होगी, तो इसमें बेसिक किस्म का जो कोड्स और डाटा टाइप्स वगैरह होते हैं वो इंक्लूड की होती है, आपको मैनुअली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। सो यहाँ पे हम टॉपिक नंबर 6 को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 32 बिट एंड 64 बिट सोर्स कोड पोर्टेबिलिटी। यहाँ पे एक MCQs है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वहाँ पे पूछते हैं विंडोज OS कीप्स वर्जन ऑफ ईच API, तो यहाँ पे वो कितने API है उनको रखता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है 2। अब ये आंसर तो हमने पढ़े, लेकिन इससे पहले हमें ये बताना चाहिए कि API क्या चीज है। तो अगर API की बात करें तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर आप गूगल क्रोम यूज करें और यहाँ पे आपने कोई इसके ऊपर फंक्शनिंग की है, तो यहाँ पे एक उसको हैंडल करने के लिए API होगी, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होगा। यहाँ पे उसके ऊपर जो भी आप फंक्शनिंग कर रहे हैं उसको ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे विंडो ने एक API दी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे
डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक वे ऑफ डिलीटिंग प्रोवाइड कर रहा है कि मैं जैसे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके थ्रू इसको डिलीट कर सकता हूँ। इनको एपीआई कहा जाता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो विंडोज है ना वो 2 वर्जन ऑफ ईच एपीआई रखती है, यानी कि अगर डिलीट की होती है ना तो यहाँ पे इसकी 2 एपीआई होंगी। तो यहाँ पे जो पहली होगी वो होगी 32 बिट के लिए और सेकंड जो होगी वो होगी 64 बिट के लिए। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो 32 होते हैं ये 64 बिट के ऊपर भी रन कर सकती है, लेकिन ये जो 64 बिट के सारे फीचर है वो शायद यूज ना कर सके, लेकिन उसके ऊपर ऑपरेट हो सकती है। सो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बिल्कुल उसी तरह का, यहाँ पे है विंडोज सपोर्ट बोथ ही 32 एंड 64 बिट सोर्स कोड बाय। यहाँ पे इसका जो आंसर है कीपिंग सेपरेट एपीआई फॉर 32, यानी कि 32 के लिए अलग से एक एपीआई होता है और इस तरह 64 बिट कोड के लिए अलग से होती है। सो यहाँ पे फिर से भी बात की गई कि जो 32 बिट होते हैं वो 64 बिट के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके कुछ फीचर होंगे उनको यूज नहीं कर सकते, जैसे कि लार्ज डिस्क स्पेस होगी ये अवेलेबल नहीं होगी, लार्ज पॉइंटर वगैरह ये अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे ये चीज याद रखने की 64 बिट के लिए जो आपके एपीआई है ना वो 32 बिट के ऊपर इजिली यूज नहीं हो सकती, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो होगा एपीआई को दोबारा से रिकम्पाइल वगैरह करना पड़ेगा।